कक्षा 9 क्लास 9 आपको हम बता रहे हैं कि एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन आपने हमने लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा भाग है, लिखा है 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक, अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास ये चार पद लिखे गए हैं। चारों पद हमें लग रहा है शायद घात के घटते क्रम में लिखे हुए हैं, अर्थात ये मानक रूप में बहुपद लिखा गया है। कितने पद हैं इसमें? 4। ठीक, अब आपसे कहा जाए कि इस बहुपद की घात क्या है, तो आप कहोगे घात है 3। जो बड़ी घात होती है तो उत्तर बताया जाता है। अब आपसे कहा जाए कि यदि आप से हम ये कहें कि क्या आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, अर्थात गुणनखंड कर सकते हैं, तो आपको कर लेना चाहिए। लेकिन आप देख लीजिए क्या ये शेष फल से संबंधित है या अन्य कॉमन से संबंधित है। मैंने तमाम नियम है गुणनखंड करने के, जैसे भी सवाल हल हो जाए बहुपद जैसे गुणनखंड में बदल जाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यह जो बहुपद लिखा गया है मानक रूप में अर्थात स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है, क्योंकि घात के घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लिख देने से बहुपद स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाता है। तो कुल मिलाकर देख लेते हैं कि इसमें पद कितने हैं? 4। तो पहले हम चेक कर लेते हैं क्या गुणनखंड कॉमन वाला है क्या ये। अगर कॉमन बन जाता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर शेष फल प्रमेय संबंधित गुणनखंड ये लगाया जाएगा। लेकिन पर देख लेते हैं कॉमन। कुल मिलाकर के पहले दो पदों में देखिए, इन दोनों पदों में बोलिए क्या कॉमन है, किसका भाग दोनों पदों में चला जाएगा। जिसका भाग चला जाता है वही कॉमन होता है। तो हमको लगता है कि वाई स्क्वायर का भाग दोनों पदों में चला जाएगा, अर्थात वाई स्क्वायर से दोनों पद कट जाएंगे। देखिए, तो वाई स्क्वायर का भाग जब इसमें आप दोगे पहले वाले पद में, तो ये 2y बचेगा और ये स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्यूब है तो घात 1 बचेगी, अर्थात y1 बचेगा, y की घात 1 बचेगी। अब प्लस लगाइए, इसका भाग दोगे इसमें तो एक बार जाएगा, अर्थात 1 आएगा। ठीक, फिर इसमें देखिए आगे दो पदों में जब आगे दोनों पदों को देखते हैं, इन दोनों पदों में तो किसका भाग जाएगा? ऋण 1 का भाग जाएगा। तो जब ऋण 1 का भाग जाएगा, इसमें दोगे भाग तो ये 2y हो जाएगा, ऋण तो कट जाएगा ना, प्लस आ जाएगा। और ऐसे ही ऋण 1 का भाग ऋण 1 में दोगे तो धन 1 आ जाएगा। तो ये देखिए कुल मिलाकर हमने ये देखा कि इसका इन दोनों अलग अलग पदों को विभक्त करके हमने कॉमन लिया, तो हमारा काम शायद हो गया। देख लीजिए, पहले 4 पद थे, अब हो गए 2 पद। अब दोनों पदों में कॉमन लेंगे तो 2y प्लस 1 आएगा कॉमन। ठीक है, तो 2y प्लस 1 इस पद में भी है और 2y प्लस 1 इस पद में भी है। तो इस पद में भाग दोगे आप तो कट जाएगा, क्या बचेगा? वाई स्क्वायर। इस पद में भाग दोगे तो क्या बचेगा? कट जाएगा, ये -1 बचेगा। ठीक है, यहाँ स्क्वायर रहेगा। अब आप जान रहे हो 2y प्लस 1। अब आप बताइए क्या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं? y का होल स्क्वायर ऋण 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये एक बार धन में एक बार ऋण में लिख सकते हैं। आपने अष्टम में भी ऐसा सवाल लगाया है। तो y प्लस 1 एक कोष्ठक में और y माइनस 1 एक कोष्ठक में। कुल मिलाकर आप देख लीजिए पाँचों का फोर्थ पार्ट ये साधारणतः आ गया। शेष फल प्रमेय लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किताब में ये नहीं लिखा है, प्रश्न में नहीं लिखा हुआ कि शेष फल प्रमेय से ही आप लगाएं। भाई जैसे आ जाए आप वैसे लगा लीजिए। अब आप देखिए आपकी प्रश्नावली समाप्त हो जाती है। अब आप अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे, प्रश्नावली 2.5। कौन सी प्रश्नावली? 2.5। तो 2.5 में कुछ आपको नई बात मिलेगी। ठीक है, या पूर्व में अष्टम में हो तो हमें जानकारी नहीं है। तो कुल मिलाकर आप देखें 2.5 में सर्वसम्मिकाएँ आपने पढ़ा होगा, अष्टम में नहीं पढ़ा। जैसे आपसे कहा जाए कि अच्छा आप ये बताओ a प्लस b की घात 2 अगर हम कर दें
तो इसका उत्तर आप क्या लिखते हो? ये फार्मूला पढ़े हो नहीं पढ़े हो? तो आप कहते हो लिखे होंगे या पढ़े होंगे a की घात 2 प्लस 2 ab प्लस b स्क्वायर। बोलिए पढ़ा कि नहीं पढ़ा अभी? तो ये आपकी सर्वसम्मिका है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर, बोलिए क्या आप लिख सकते हैं? अगर आप इसके गुणनखंड करें या इस ये फार्मूला अगर है या सर्वसम्मिका है तो इसके बराबर क्या होगा? 1a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। मतलब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष या दाहिने पक्ष से बायां पक्ष, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं। दोनों तरीके से आपको ये फार्मूले याद होना चाहिए। अब आपसे अगर हम ये कह दें, अच्छा आप हमको ये बताइए x प्लस ए, ठीक है, और x प्लस बी का गुणा क्या होगा? भाई गुणा अगर आप जानते हो, करना जानते हो, ठीक है, तो गुणा कर लीजिए। और यदि सर्वसम्मिका आप याद किए हो तो हमें लग रहा है इन दोनों का गुणनफल ये होगा x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। दोनों का गुणनखंड क्या होगा? x स्क्वायर प्लस a प्लस बी, ठीक है। क्या होगा? a प्लस बी, a प्लस बी। और इसके बाहर क्या रहा? कोष्ठक के बाहर x, अब प्लस फिर है तो प्लस क्या होगा? ए बी, ठीक है। मतलब ये इन दोनों का गुणनफल इस प्रकार लिखा जाएगा। अगर आप चाहे नहीं याद, मान लीजिए भूल गए आप, तो गुणा कर लो। x प्लस ए का गुणा करना है कहे में? x प्लस बी में। तो गुणा यदि कभी आप किए हों तो हमको लगता है आप ऐसे किए होंगे, भाई x का गुणा इसमें कर दे पूरे में, तो x का गुणा कर दो इसमें, तो x का x में x स्क्वायर, x का a में तो क्या आ जाएगा? x a हो गया गुणा x का पूरे में। अब धन b का गुणा कर लो इसमें, तो धन b का करोगे तो धन x b, इसमें गुणा करोगे तो x b आएगा, और धन b का गुणा a में करोगे तो धन a b। बोलिए गुणा आया कि नहीं आया ये? अब x स्क्वायर प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? भाई x कॉमन है, तो कॉमन आप x ले लो, क्या बचेगा? a प्लस बी, और आगे धन ए बी। इनमें दोनों में कॉमन ले लिया तो x कॉमन हो गया, धन ए बी बचा। तो देख रहे हो ना कि दोनों का गुणा क्या आया? x स्क्वायर प्लस x कोष्ठक में a प्लस बी प्लस ए बी। तो कुल मिलाकर x प्लस ए गुणे x प्लस बी, इसका उत्तर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस x कोष्ठक में a प्लस बी प्लस ए बी। तो ये क्या है? आपकी सर्वसम्मिका है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आपको ये याद है सर्वसम्मिका, इसी प्रकार ये भी आपकी सर्वसम्मिका है। बायां से दायां पक्ष और दाहिने पक्ष से बायां पक्ष, दोनों तरह से याद होना चाहिए। अब आप किताब में जो एक्सरसाइज है ना 2.5, उसका जो फर्स्ट पार्ट है 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें यही कहा गया है कि x प्लस 4 और x प्लस 10 ये क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा है उपर्युक्त तो सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करके, मतलब सर्वसम्मिका का प्रयोग करके ही आपको गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक। तो सर्वसम्मिका भी हमने आपको बताया, जैसे ना x प्लस ए, फिर दूसरे कोष्ठक में x प्लस बी, ए का मान क्या है 4, बी का मान क्या है 10, अगर गुणा करोगे क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस x, अब कोष्ठक में क्या लिखेंगे? a प्लस बी, क्या लिखेंगे? a प्लस बी, अर्थात 4 धन 10। बोलो ठीक है, 4 धन 10, a धन b लिखते हो नहीं लिखते हो? और प्लस ए बी का मतलब 4 गुणे 10, ठीक है। ए बी का मतलब a 4 है, b 10 है, तो कुल मिला करके x स्क्वायर प्लस 10 और 4 14, 14 का x में गुणा तो 14x, और ये 10 का गुणा 4 में 10 चौको 40। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि फर्स्ट पार्ट हमने लगा दिया। किस सर्वसम्मिका का प्रयोग किया?
आप देख लीजिए हमने इस सर्वसम्मिका का प्रयोग किया। ठीक, अब आपको सेकंड पार्ट है ना, ऐसे बिल्कुल सेकंड पार्ट लगाना है। लिखा है x+8 x-10 है ना, तो यहाँ प्लस माइनस से मतलब नहीं है, आप केवल जो रूल है उसको जानिए। अब बताइए, आप जब गुणा करोगे तो क्या उत्तर आएगा, देख लीजिए। x² तो आएगा ही, निश्चित है ही, प्लस भी आएगा, x भी लिखोगे। अब बताओ क्या करोगे भैया, इन ये a है ये b है, तो क्या लिखा है a धन b, a का मान क्या है 8 है, +8 प्लस लिख देते हैं। फिर प्लस b का मान क्या है -10, तो -10 लिखोगे नहीं लिखोगे आप। अब फिर x लिखोगे नहीं लिखोगे बाहर, फिर धन लगाओ कि नहीं लगाओगे। फिर 8 अर्थात a, अब b का मान क्या है -10। इस प्रकार आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा माइनस, क्या आएगा ऋण आएगा भैया। ठीक है, तो कुल ना करके x² प्लस x, अब बताओ 8 से 10 घटे कि जुड़ेगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, एक धन है ऋण है, तो समान चिन्ह नहीं है, विपरीत चिन्ह है तो घट जाएगा। 8 से घटा लो जी, 2 आ जाएगा, चिन्ह कौन सा लगेगा ऋण, क्योंकि 10 बड़ा है, 10 का चिन्ह ऋण तो है x। फिर 10 को गुणा 8 में कर लो, 10 8 80, चिन्ह कौन सा रहेगा ऋण। ठीक है, क्योंकि +8 है और ये -10 है, चिन्ह अलग अलग हैं, तो गुणनफल क्या प्राप्त होगा माइनस। तो कुल मिलाकर के फाइनली ये चूँकि x हमने पहले लिख दिया है, अच्छा यहाँ पर, तो यहाँ x लिखने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रहे, नहीं इधर भी लिख दो उधर भी लिख दो आप। अब कुल मिलाकर के x² -2 का x में गुणा करिए तो -2x, और ये धन का गुणा ऋण में ऋण 80। बोलिए ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया कि नहीं, सेकंड पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट तो हमने लगा दिया, अब आपसे कहा जाए कि थर्ड पार्ट देख लो, तो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है 3x + 4, पे लिखा है 3x - 5। भैया ये आप होमवर्क है आपका, क्या करेंगे इसको आप स्वयं कर लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत करिएगा, आप मेहनत करिए थोड़ा सा। फिर है चौथा नंबर, चौथा क्या है y² + 3/2, फिर है y² - 3/2। ठीक है, यदि आप चाहो तो इसे भी कर सकते हैं, जैसे हमने आपको अभी बताया है। ठीक है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपको याद होगा a + b a - b, अगर ऐसी स्थिति है एक बार धन में एक बार ऋण में, तो दोनों का गुणनफल क्या आता है a² - b²। ये भी आपकी सर्वसम्मिका है, अर्थात a² - b² बराबर क्या होगा a + b, एक कोष्ठक में a - b। तो ये वही चीज़ तो देखिए ना, दोनों ये एक ही सर्वसम्मिकाएँ हैं। यदि आपसे कहा जाए कि सॉल्व लगाओ, तो लगा सकते हो आप इस सर्वसम्मिका से। ये क्या है a + b, ये है a - b, a का मतलब y² और b का मतलब 3/2। तो कुल मिलाकर के आपने देखा, इसका फाइनली उत्तर आएगा क्या, y² + 3/2 y² - 3/2, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार क्या लिखेंगे y² है कि नहीं, तो y² क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर ऋण लगाओगे, फिर 3/2 का होल स्क्वायर। भैया a का मान क्या है यहाँ पर y², ठीक है, तो नहीं a²। b का मान क्या है 3/2, हमने 3/2 लिख दिया है, b² कर दिया, तो इसका होल स्क्वायर करो, अर्थात y² का 2 बार गुणा करोगे ना, ऐसे y² y², क्या जाएगा y की घात 4, क्योंकि गुणा करने में घाते जुड़ जाते हैं, 2 तो 4 हो जाएंगे। अच्छा, ये कुल मिला करके ये उत्तर आया y की घात 4। फिर है 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 गुणे 3/2, 2 बार गुणा कर लीजिए, 3 3 9 और 2 दूनी 4, 9/4, तो कुल मिला करके 9/4। ठीक है, y की पावर 4 - 9/4, ये आपके प्रश्न का उत्तर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, अब आपसे कहा जाए कि क्वेश्चन नंबर इसे कर लेना 5वां, तो कोई बुरा नहीं है। 3 - 2x
और 3 + 2x। इसको भी कर लेना है आपको, ये भी आपका होमवर्क है। क्यों? क्योंकि आपका a का मान 3 है, b का मान क्या है ऋण 2x या 2x, a ऋण b, और फिर क्या है a धन b, है ना। यही फार्मूला अभी जो बताया, a + b गुणे a - b, ये वाला, ये सरसमी का प्रयोग की जाएगी इसमें भी। ठीक, तो इस प्रकार आपको हमने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.5 का बता दिया। इसमें से कुछ हमने बताया, कुछ आपको करना है। तो जो हमने होमवर्क दिया उसे आप पूरा कर लीजिएगा। शेष फिर